नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और लाइव करिए, फिर मैं आता हूं। लाइव करिए फटाफट जल्दी। प्रश्न ये था कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किए जाए। शुद्धि के अध्ययन मत विभाजन इस प्रकार है। हाँ 298 298, ना 230 230। प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित नहीं हुआ। अब इस संविधान संशोधन पर विधेयक पर आगे की कार्रवाई करना संभव नहीं है। अतः संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2026 तथा परिसीमन विधेयक 2026 के संबंध में आगे की कार्रवाई पर निर्णय लेना है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। Honorable Speaker sir, besides the Constitution 131st Amendment Bill, we have two other bills, namely the Union Territories Laws Amendment Bill 26 and the Delimitation Bill 2026, which are intrinsically interrelated with the Constitution 131st Bill. So it cannot be viewed from the isolation. इस दृष्टि से अन्य सभापति महोदय, जो नतीजा आया है, ये इतना ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बिल पर देश का महिलाओं को अब सम्मान अधिकार देने का जो बिल है, उसको विपक्ष ने साथ नहीं दिया। बहुत खेद की बात है और इस ऐतिहासिक पल को आप अपना एक मौका था, आपने गंवाया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को जो सम्मान देने का, अधिकार देने का हमारा अभियान जारी रहेगा और हम अधिकार दे के ही रहेंगे आगे। अब सभा की कार्रवाई आगे दो शेष जो बिल्स है उसको आगे नहीं बढ़ाने का मैं अनुरोध करता हूँ। सभा की कार्रवाई कल दिनांक 18 अप्रैल 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। अब विशेष सत्र इन 3 बिलों पर था, ये गिर गया। बिल जो है इनके गिर गए। अब कल क्या करेंगे? कल दिन भर विपक्ष को गरियाएंगे। आखिर में चलते चलते भी आपने देखा चेहरा, यही चेहरा अभी कुछ देर पहले मैं देख रहा था ओम बिरला का, वो हंसता हुआ नूरानी चेहरा। अभी इस वक्त ऐसे लग रहा था कि क्या हो गया। अरे स्पीकर हो भाई, कुछ तो उस लिहाज रखो। और दूसरी चीज, जब कहा कि ये लड़ाई हम जारी रखेंगे किरण रिजिजू ने, तो अकेला आदमी था जिसने मेज थपथपाई, वो आदमी था राजनाथ सिंह। वो दो के दोनों ऐसे बैठे थे, कोई चेहरे पे कोई वो नहीं भाव भंगिमा थी। हाँ, एक चेंज आया जो लाइव, जो पार्लियामेंट में दिखा रहा था, हमने आपको लाइव दिखाया था पार्लियामेंट में, बिल्कुल जो लाइव आया था डेटा, वो डेटा आया था 278 और 211 का। 278 और 211 का डेटा आया। 278 और 211 का डेटा जब फाइनली बोला, क्योंकि जो नंबर्स वहां पे डिस्प्ले पे आते हैं वो डिस्प्ले पे आया था, नोट कर लीजिए 278 और 211। नोट क्या करना है, आप लोग रिवर्स में जाएंगे देख सकते हैं। लेकिन जब फाइनल ओम बिरला ने बताया तो 298 और 230 ये बताया, ये 528 टोटल होता है। 528 में 298 और 230 ये नंबर सामने आया है। यानी अब ये 298 अगर 298 का नंबर है तो ये कहा जा सकता है कि चंद्रबाबू थे। लेकिन डाउट वो 278 से 298 जाने के बीच में जो सफर है, जो डिस्प्ले पर नहीं आया, इस पर आया, जुबान पर आया, इसके बीच में ही वो सारा संदेह था। अब चंद्रबाबू ने दिया या किसी और बाबू का हिसाब किताब हुआ है, ये तो
भविष्य में पता ही चल जाएगा आने वाले कल में। लेकिन बहुत सारी चर्चाएं चंद्रबाबू को लेकर के, जब ये 16 नंबर की बात कही राहुल ने और 16 माइनस दिखे आपको 15, तो सीधा संदेह वहीं पे जाता है। मैं सीधा सवाल इससे अलग कर रहा हूं भाऊ, 293 बहुमत वाली सरकार संविधान संशोधन बिल पर 298 पहुंची है। चाणक्य और साहेब, इन दोनों नैतिक रूप से, तो अब ये ढकोसला बंद कर देना चाहिए महिला आरक्षण बिल का, नैतिक रूप से इस्तीफा क्या नहीं दे देना चाहिए? बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि नैतिक रूप से, नैतिक नाम से तो कोई नैतिकता तो इनमें है ही नहीं, लेकिन वैसे देखा जाए तो परंपरा तो यह है कि यदि बिल आपका गिर गया है तो आप ने चला जाना चाहिए। अब इसमें क्या होगा, बार बार ये कहा जाएगा कि ये 2/3 मेजोरिटी वाला है, सिंपल मेजोरिटी तो सरकार के पास है। यदि सरकार के पास 2/3 मेजोरिटी की व्यवस्था नहीं थी तो सरकार ये बिल क्यों लाए? सबसे पहली बात, क्योंकि कोई भी बिल लाने के पहले कोई भी सरकार फ्लोर मैनेजमेंट करती है, फ्लोर मैनेजमेंट के बगैर बिल लाती नहीं। आपने ये बिल लाया, आपने बिल लाने के बाद आपने इसको चालाकी की, रूल 66 को सस्पेंड करके आपने इसको क्लब करने का प्रयास किया महिला आरक्षण बिल के साथ, पुराने बिल के साथ, ताकि उस बिल का डर दिखा के आप निकाले। लेकिन जब आपकी चाल विपक्ष ने पकड़ ली और विपक्ष पूरी तरह से लामाबंद हो गया, इसके चलते इन्होंने कल रात को अध्यादेश जारी करके एक बिल बचाने का प्रयास किया जो महिला आरक्षण बिल है। ये बार बार कहते हैं, और आज किरण रिजिजू को शर्म आनी चाहिए झूठ बोलते हुए, जो बिल महिला आरक्षण बिल यदि आपने रात को 12 बजे अप्रैल 16 को लागू किया तो वो बिल अब लागू होगा। इसके कोई मायने नहीं है कि महिलाओं का अधिकार छीना जाएगा। उस बिल में लिखा हुआ है, उस बिल में क्लॉज है कि पहले जनगणना होगी, जनगणना के बाद परिसीमन होगा, और परिसीमन के बाद फिर ये बिल लागू होगा। 2026 में हम हैं, 2026 1 अप्रैल से 16 अप्रैल से जब ये बिल लागू होने की घोषणा होती है, उसके पहले 1 अप्रैल से जनगणना चालू हो गई। इस जनगणना में आने वाले जनगणना का कंपटीशन, यदि केंद्र सरकार इस जनगणना को 2029 के पहले नहीं पूरी कर पाई तो ये दायित्व एनडीए गवर्नमेंट का है, केंद्र सरकार का है। केंद्र सरकार में जितनी भी राजनीतिक दल केंद्र सरकार में है या बाहर से समर्थन कर रही है, इनका वजूद और इनकी मनीषा पर सवाल उठेगा। अब गेंद जो है वो एनडीए के पाले में है। अब उन्हें महिला, जैसा रिजिजू कह रहे थे कि हम तो महिला आरक्षण दे के रहेंगे, तो देना तो आपको पड़ेगा ही, और ये आरक्षण देने के पहले आपको जनगणना पूरी करनी होगी। जब जनगणना के आंकड़े आएंगे तब आप परिसीमन के लिए बिल लाएंगे, और परिसीमन के लिए बिल लाएंगे, उसके बाद भी परिसीमन कमीशन और उसको निरंकुश रखने की अपनी जो मंसूबे है उस पर अंकुश लगेगा, तो वो भी 2/3 मत पास होना होगा। तब परिसीमन के लिए फिर एक बार सरकार को बाकायदा ये करना पड़ेगा। ये सरकार यदि चाहती तो नरेंद्र मोदी जी को कोई नहीं रोकेगा। छोड़ दीजिए बंगाल और आसाम के, तमिलनाडु के चुनाव, इस चुनाव के बाद आने वाले 29 तक जो भी चुनाव हैं, उन सभी चुनाव में 33% लागू हो सकता है। जितने विधानसभा के चुनाव होंगे सब में 33% लागू करवा के दिखाए नरेंद्र मोदी जी, यदि उनकी मनीषा हो महिलाओं को महिलाओं को अधिकार देने की। या फिर 2029 के पहले जनगणना समाप्त कर तुरंत डिलिमिशन करवाकर ये बिल लागू करवाए महिला का। गेंद तो उनके पाले में है, सरकार को बिल लागू करना होता है, बिल विपक्ष लागू नहीं करते। लेकिन ये बिल लागू करने के चक्कर में यदि आप अपनी एक षड्यंत्र आगे खिसका रहे थे और इस राजनीतिक जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसको पलीता लगा रहे थे, संविधान को अपने कब्जे में लेने का प्रयास कर रहे थे, तो आज विपक्ष को मैं बधाई देना चाहूंगा कि विपक्ष ने पूरी तरह से इस षड्यंत्र को बेनकाब कर दिया। दूसरी बात, आज पूरे विपक्ष को, पूरे देश को नरेंद्र मोदी और अमित शाह का धन्यवाद देना चाहिए। इस बिल के चलते विपक्ष एक बार फिर पूर्ण रूप से लामाबंद हो गया। जो विपक्ष बिखरा हुआ दिखाई दे रहा था,
कि आम आदमी पार्टी अलग सुर गा रही है, कांग्रेस अलग सुर गा रही है, टीएमसी अलग सुर गा रही है, कभी एक दूसरे के खिलाफ तलवारें खींच रही है, वो सारी तलवारें मैन हो गई और महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के अधिकार के लिए ये सब लोग आ गए। महिला जानती है कि महिला का बिल तो लागू हो गया, इसलिए महिला का आरक्षण नहीं मिलने का सवाल नहीं उठता। 2029 में महिला का नहीं, तो भी ये बिल जो आया ये 2029 में ही महिला का आरक्षण दे रहा था, और जो महिला का बिल 16 अप्रैल की रात को लागू हुआ उसमें भी महिला को आरक्षण है, लेकिन वो आरक्षण के लिए अब थोड़ा सरकार को काम करना पड़ेगा। जो कामचोर सरकार है इन्हें जनगणना भी करनी पड़ेगी, और जनगणना करवा के यदि सरकार जनगणना 29 के बाद तक खींचती है तो इसका मतलब ये सरकार चाहती नहीं कि महिलाओं को अधिकार दे। अब ये फंस गए, ये फंसाने गए विपक्ष को, ये अपने पाले में फंस गए। अब इनको 2029 के पहले जनगणना भी करनी पड़ेगी, परिसीमन भी करना पड़ेगा, और परिसीमन का यदि बिल आपको पास करवाना है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यदि करवाना हो, तो विपक्ष को आपको कॉन्फ्रेंस में लेना होगा। आप मनमानी तरीके से नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि हम ऐसा कमीशन बनाएंगे जो किसी की बात की नहीं सुनेगा, जो मनमानी कहेगा, जिसको सुप्रीम कोर्ट में भी एक आप पूछ नहीं सकते। इस देश में कोई ऐसा नहीं है। इस संविधान ने अधिकार दिया है आम आदमी को, भिखारी से लेके बड़े बड़े पैसे वालों तक का एक अधिकार तो है कि हम अन्याय हुआ तो न्याय मांग सकते हैं। परिसीमन भी अन्याय है, कोई किसी जिले के आदमी को किसी और जगह पे आप नहीं कर सकते। परिसीमन भी अन्याय है, और इसके लिए न्यायपालिका के पास जाना होगा, और न्यायपालिका को बताना होगा सरकार को कि परिसीमन में हमने आरणी को चंद्रपुर में क्यों जोड़ा, बताना होगा आपको। सवाल उठेंगे, और ये अधिकार है आदमी का, और ये संविधान ने दिया हुआ है। तो इनका जो ढकोसला है कि ये विपक्ष नहीं चाहता लेकिन हम देना चाहेंगे, अरे भैया आप दोगे, आप नहीं दोगे तो कौन देगा? और आप नहीं दे पाओगे तो सत्ता से निकल जाइए, आने दीजिए दूसरे लोगों को सत्ता में, वो देंगे। क्योंकि वो बिल तो अभी लागू हो गया है, बिल तो 16 अप्रैल की रात से ही लागू करवाया, आप ही ने करवाया अध्यादेश लाके। और उसी बिल में लिखा है कि जनगणना करिए, और जनगणना भी आप ही के नोटिफिकेशन के अनुसार 1 अप्रैल से शुरू हो गई है। अब तो वो जाति का भी बता रहे थे, और वो बोल रहे थे कि विपक्ष को कोई जाति नहीं। आज उनका भाषण भी ऐतिहासिक लफेबाजी था। अमित शाह जी का भाषण, अमित शाह जी का भाषण ये आर्काइव में रखने लायक है कि आदमी डायरेक्शनलेस, आदमी थॉटलेस, आदमी इशूलेस कैसा बोल सकता है। उन्हें एक जगह बोलते बोलते बोल गया, पता नहीं आपने ख्याल दिया कि नहीं दिया। उन्हें कहा कि परिसीमन में किसी की सीटें कम नहीं होगी, हम जब सीटें बढ़ाएंगे तो हम तमिलनाडु की भी सीटें 50% बढ़ाएंगे, जो सीटें हैं अभी उनसे 50% बढ़ाएंगे। तो भाई साहब फिर 2011 का बेस किस लिए चाहिए? यदि हर राज्य की सीटें 50% बढ़ानी है आपको, तो 2011 का क्यों चाहिए बेस आपको? फिर जनगणना का बेस ही क्यों चाहिए? तमिलनाडु की सीटें 50% बढ़ा देंगे आप, क्योंकि पूरी देश के बढ़ रही है, किस अनुपात में बढ़ रही है? उसकी बात ही नहीं करता भाऊ, मैं इसलिए कर रहा हूं। ये बिल जो पास होते हैं वो मुंह से लफाजी से नहीं होते हैं, वो जुमलों से नहीं होते हैं। बिल कागज में लिखा जाता है, उससे होते हैं। कागज में लिखा होता है क्लॉज नंबर 1, 1A, 1B, बी में सब क्लॉज, ऐसे लिखा होता है। मुंह के लफाजी से नहीं होता कि अमित शाह ने मुंह से बोल दिया मेरा वचन ही मेरा शासन है, वो नहीं है। संसदीय लोकतंत्र में लिखना पड़ता है, लिखने पर कुछ नहीं, वहां पर तो एकदम तुरंत ही कहते हैं क्या मैं झांसे में नहीं आऊंगा। अरे आपके झांसे में विपक्ष नहीं आया। मैं एक दर्शकों से निवेदन है, कुछ एक दर्शक ये कह रहे हैं कि विपक्ष महिलाओं के आरक्षण पर के खिलाफ वोट दे करके टेबल बजा रहा था। महिलाओं के आरक्षण के पक्ष में विपक्ष ने मतदान किया 2023 में। वो यहाँ पर महिला आरक्षण के लिए नहीं था, यहाँ पर भारत पर परमानेंट कब्जे की अंग्रेजों ने जैसे महिला आरक्षण बिल 2023 में पास हुआ, यूनानिमस पास हुआ, उसको 16 अप्रैल 2026 से लागू किया गया। अब लागू किया बिल को यथार्थ पे उतारना सरकार का काम है, विपक्ष का नहीं। और उस बिल में क्या लिखा है, 2023 का बिल मैं आपको सुनाता हूं। उस बिल में लिखा है कि आने वाली जनगणना के बाद
होने वाले परिसीमन लागू करने के बाद 2029 में हम महिलाओं को, मतलब महिलाओं को आरक्षण देंगे, 2029 का भी जिक्र नहीं है। हाँ, तो फिर ये कहोगे आप, तो भाई सरकार ने जनगणना तो अभी घोषित नहीं की, तो फिर अब 2011 को होने दो। सरकार ने जनगणना घोषित किए 6 महीने हो गए, और वो जनगणना 1 अप्रैल से लागू हो गई। देश में जनगणना का प्रोसेस 1 अप्रैल 2026 से लागू हुआ। इसका मतलब 2016, मतलब अप्रैल 16, 15 दिन बाद जो बिल लागू हो, जो बिल का नोटिफिकेशन निकला है, जो बिल लागू हुआ है, उस बिल को अब 1 अप्रैल वाली जनगणना से ही काम करना होगा, नहीं तो ये कोई भी कोर्ट पे चला जाएगा। तो जब आप जनगणना करने के बाद परिसीमन करोगे तो आपको इंतजार करना होगा। अब जनगणना करके परिसीमन करवाना ये सरकार का काम है, इसमें विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष ने 2011 के जनगणना को मना किया, क्योंकि जब जनगणना चल रही है तो पुरानी जनगणना क्यों? जब आपके पास 2000, मतलब आईफोन 16 है तुम्हारे हाथ में, तो आप आईफोन 11 क्यों लेंगे? क्यों लेंगे आईफोन 17 लेंगे, 11 क्यों लेंगे? मैं आपकी भाषा में बता रहा हूं, ये आईफोन का बड़ा चलन है, 16, 17 क्या क्या है। 16 जिसके पास है वो 17 लेगा। ये कह रहे नहीं, हम आईफोन थोड़ा सा 11 वाला ले लेते। अब बैक पीछे क्यों जाएंगे? हम तो आगे जाएंगे। ये तो फंस गए, ये पूरी तरह से फंस गए। सबने कहा, सबने, राहुल, प्रियंका, पूरे विपक्ष ने, कि मोदी जी कुछ नहीं करना, क्रेडिट वगैरह आप मत दो, आप ब्लैंक चेक मत दो, नहीं चाहिए आपका ब्लैंक चेक। आप यहीं खड़े खड़े ऐलान कर दो कि 543 सीटों में 33% महिलाओं के नाम से है, और उसका बैठ करके एक कमेटी कोई भी वो उसमें तय कर दे कि फलाना फलाना सीट जो है 33% ये सीटें हैं, ये महिलाओं की हो गई। सबने कहा कर देते, आपको करना ही नहीं था। आप महिला आरक्षण ये देखिएगा, और मैं दावे से कहता हूं भाऊ, एक मतलब गलत साबित हो जाऊं तो भी मुझे खुशी होगी, लेकिन मैं दावे से कहता हूं, आज इस बात को तारीख और टाइम के साथ लोग लिख सकते हैं, मैं गलत साबित होऊंगा तो खुशी होगी, माफी मांगने में खुशी होगी। ये भाजपा महिला आरक्षण नहीं लागू करेगी, नहीं करेगी। 2029 के चुनाव में महिला आरक्षण ये लोग नहीं लाएंगे। ये 2029 तक जनगणना के आंकड़े नहीं देंगे, क्योंकि ये नहीं चाहते कि ओबीसी को भी रिजर्वेशन मिले, क्योंकि सिर्फ महिला का रिजर्वेशन तो 33% है, लेकिन जब जनगणना होगी और वो जनगणना जातिगत है, तो उसमें परिसीमन जो होगा उसमें महिला रिजर्वेशन के साथ ओबीसी का रिजर्वेशन भी होगा। ये आप नहीं देंगे, इसलिए आपने ये खेल किया। आप जानते थे, आप अच्छी तरह से जानते थे कि आपके पास बहुमत नहीं है, आप अच्छी तरह से जानते थे कि आपने फ्लोर मैनेजमेंट नहीं किया। नहीं तो ये सरकार जब 370 हटानी थी तो राज्यसभा, जहां बिल्कुल इनका मेजोरिटी नहीं थी तब, उस समय उस राज्यसभा से पास करके लाए थे लोकसभा में। पहली बार उल्टा हुआ था, क्योंकि इनको विश्वास था, इन्होंने फ्लोर मैनेजमेंट किया था। आज फ्लोर मैनेजमेंट नहीं था, ये इनका एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था कि महिलाओं को आरक्षण नहीं देना है। तो फिर क्या करना? एक ऐसा परिसीमन का क्लॉज उसके साथ जोड़ देना कि जो विपक्ष मानेगा नहीं। और 2011 की जनसंख्या पे जाना। बताइए, जम्मू कश्मीर में 2011 पे परिसीमन हुआ और असम में 2001 पे परिसीमन हुआ। बताओ, वहां क्या परिसीमन आयोग ने किया, वहां परिसीमन आयोग ने किया कश्मीर में, और असम में चुनाव आयोग ने। मतलब क्या लॉजिक है? क्या कोई लॉजिक नहीं। तो जिस चीज का लॉजिक नहीं, उसके लिए आपको यदि बिल्कुल गलत करना है, आपको संविधान को खत्म करना है, तो आपको कानूनी, उसके लिए भी आपको एक कानून चाहिए, और वो कानून लाने का ये प्रयास था परिसीमन के नाम पर। ये विपक्ष ने देख लिया, उनको मालूम था कि ये गिर रहा है, तो उन्होंने रातों रात भाग गए। ऐसा क्या हो गया कि 16 अप्रैल को 18, मतलब आज क्या है 17 तारीख को वोटिंग है, और 16 तारीख को बिल लागू किया रात को आपने। ऐसी क्या जल्दी थी? एक दिन और रुक लेते। लेकिन आपको डर था कि ये बिल यदि गिर गया तो महिला आरक्षण बिल भी नलीफाई हो जाएगा, और वो नलीफाई होते थे ठिकरा आपके सर पे फूटेगा कि आपने आर्टिकल जो रूल 66 क्यों साइड असाइड किया।
इस डर से रात को, जिस दिन इन्होंने, जब रात को उन्होंने आशीष जी वो महिला बिल, आरक्षण बिल लागू किया देर रात 12 बजे 16 अप्रैल को, तभी मैं समझ गया था कि इनके पास ना बहुमत है, ना इनके पास ये कोई बिल लाने की। अब तो सिर्फ फॉर्मेलिटी है, इसलिए वोटिंग आज करवाया। 18 तक का था सेशन, 18 को करवाते, इसलिए आज ही वाइंड अप किया, क्योंकि हर वक्ता बोलने वाला विपक्ष का इनका एक एक कपड़ा उतर रहा था। अब ये पूर्ण रूप से नग्न हो चुके थे, और 18 को डिस्कशन होता तो इनकी चमड़ी उतरना शुरू हो जाती। इस डर से गृह मंत्री ने वक्तव्य दिया, बहुत ही थुथुर मातुर बोले ये, जिनकी भाषा इनको समझ में नहीं आती, या जो बहुत ज्यादा तीखा चुभता है, वो बोलते कि इसको बोलना नहीं आता। इन्हें कहा कि राहुल प्रियंका जी से सीखे कैसा बोलना चाहते हैं, तो प्रियंका जी ने भी तो आपको कई आईने दिखाए, हाँ, उसी का जवाब देते। प्रियंका गांधी का ही जवाब दीजिए, चलो राहुल गांधी को बोलना नहीं आता, अखिलेश को बोलना नहीं आता, चलो आप एक काम करिए, प्रियंका ने उठाए हुए सवालों के जवाब दीजिए। वही जवाब दे दो वो भी बस, नहीं वही आता, दो। हाँ, वही भी जवाब नहीं है आपके पास। जब जवाब नहीं है तो फिर प्रियंका ने अच्छा बोला कि राहुल ने अच्छा बोला। आज का भाषण इसलिए नहीं था गृह मंत्री जी कि प्रियंका का भाषण अच्छा है या राहुल गांधी का भाषण है, भाषण कंपटीशन के जज नहीं थे आप। आपको यह बताना था, उठे हुए सवालों का जवाब देना था। सरकार जवाबदेही क्या होती है सरकार की, जो सदन में सवाल उठते हैं उसके जवाब देने चाहिए। सवाल उठा कि कानपुर से लखनऊ कितना दूर है और आप कलकत्ता की नपाई करते हैं, और लोगों को कहते हैं कि देखिए मूर्ख है, सुन नहीं रहे हमारी बात। सवाल कानपुर लखनऊ के डिस्टेंस का था, ना कि कानपुर कलकत्ता के डिस्टेंस का। यह तो सरकार पूरी तरह से मुंह पे गिर गई है, और ये बोले कि हम अब ये जो एंकर और एंकरनियां हैं, कल से ये शुरू हो जाएगी कि महिला आरक्षण बिल खत्म हो गया। महिला आरक्षण बिल खत्म नहीं हुआ। फिर मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, महिला आरक्षण बिल 16 तारीख को कल रात से लागू हुआ है, और वो अब उसको लागू करने के लिए 2029 में इनको जनगणना भी करवानी पड़ेगी और परिसीमन भी करवाना पड़ेगा। और यदि नहीं करते ये, तो ये एनडीए के तमाम राजनीतिक दल पर ठिकरा फूटेगा कि ये महिला विरोधी है, क्योंकि परिसीमन अब ना इनके हाथ में है, विपक्ष के हाथ में, ना जनगणना विपक्ष के हाथ में है। जनगणना का फैसला हो चुका है, जनगणना के आदेश निकल चुके हैं, और आज तो गृह मंत्री कॉलम बता रहे थे कि कौन से कॉलम में क्या क्या लिखा है। और बताइए, बोले इन्होंने जो जनगणना की तो उसमें तो कुछ भी नहीं पूछते थे। जिस जनगणना में कुछ भी नहीं पूछते थे, उसका आधार क्यों लेने में मरे जा रहे थे 2011 का। ये सब इनकी अब बातें। साइंटिफिकली करिए ना, आपको बहुत अच्छी जनगणना करने आती है ना, शाखा में रोज गणना ही होती होगी, कितने आज आ गए, नमस्ते सदा वत्सले। तो आपको गणना आती है तो आप जनगणना करिए, जनगणना करके परिसीमन करवाइए। कितनी बुरी तरह हारे हैं भाऊ, मैं नंबर बुरी तरह से हारे हैं। नैतिकता तो रातों रात बंगला खाली करके जाने का था। नहीं, वो तो छोड़ दीजिए। 528 वोट पड़े हैं। 528 में 2/3 के हिसाब से 352, जो 360 था वो 352 पे आ रहा था। 352 54 वोट से हारे हैं। 54 वोट, ये नंबर्स का वैल्यू है, बहुत बड़ा फर्क है। और मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूं। संसद की कार्रवाई को इतने बड़े बिल पर एक आए थे, महिला हितैषी ना, कितना मस्खरी जैसा बना दिया था। बीच में कहा कि 1 घंटा रुको, मैं एक अमेंडमेंट लाता हूं 50% वाला, बताओ तैयार हो, अभी मैं लाता हूं एक अमेंडमेंट, रेडी रखा है अमेंडमेंट। मतलब आप देखिए, अगर इस देश की जनता समझदार हो ना, तो इसी बात में भाऊ वो सेंटेंस याद कीजिए, अमेंडमेंट मेरा रेडी है, बताओ तो 1 घंटा के लिए सदन स्थगित करवा के ले आता हूं, पास करोगे? अरे ये उसका खेल है क्या, चोर सिपाही का, कि इस बार तू सिपाही चोर बना था और मैं सिपाही, चल अब चेंज कर लेते हैं, तू चोर बन जा, मैं सिपाही। चोर सिपाही खेल है। संविधान संशोधन विधेयक दिए जाते हैं 20-20 दिन पहले, 1-1 महीने पहले आ जाता है कि लोग पढ़ के उसकी तैयारी कर लें। और उतने नहीं, वेणुगोपाल को उधर से, क्योंकि उस समय सदन में राहुल नहीं थे, वेणुगोपाल से पूछा, बताओ जी, वो अच्छा दूसरे वो ऊपर बैठे थे, उनको लग रहा था अभी भी आखिरी टाइम में भी कुछ रह जाएगा जो आसन पे। उन्होंने कहा, बताओ वेणुगोपाल जी, एकदम मैं अभी अस्वीकृत करता हूं, गृहमंत्री जी, हमारे माननीय गृहमंत्री, माननीय के बगैर तो काम ही नहीं चलता, माननीय गृहमंत्री जी अभी ला रहे हैं संविधान संशोधन। वेणुगोपाल ने 2 बातें रखी खड़े होकर के, मैं क्लिप अभी सुनाता हूं।
पहला कहा वेणुगोपाल ने कि आप 50% की गारंटी दे दीजिए, नॉर्थ साउथ किसी में भेदभाव नहीं होगा, उसकी गारंटी। और दूसरा जो ये परिसीमन आयोग है, इसको जो संवैधानिक आप सुरक्षा से बाहर लेकर के भाग रहे हैं, जो असली खेल है, जिसको राहुल गांधी ने कहा कि देश का चुनावी मैप बदलना चाहते हैं नरेंद्र मोदी अपने हिसाब से, कि जहां मैं जीतूं वहीं पे बना लूं लोकसभा, जहां जीतूं वहीं विधानसभा, यही वाला कि जहां जीतूं वहीं लोकसभा, मैं जहां मैं खड़ा होता हूं वहीं लाइन शुरू होती है, वैसे ही जहां मैं जीत रहा हूं वहीं लोकसभा हो जाएगी, वो वाला उसको भी आप खत्म करिए। पसीने छूट गए, कहे पहला मैं मानता हूं, मान रहा हूं, रेडी हूं, आप लोग तैयार हैं, लेकिन दूसरा वाला नहीं मानूंगा, मैं झांसे में नहीं आऊंगा आप लोगों के। अरे आप झांसा दे रहे थे, आपको झांसा थोड़ा आना था, आप दे रहे थे, अरे विपक्ष ने आपको झांसा देते बधाई रंगे हाथों पकड़ा। बधाई हो विपक्ष को कि उन्होंने पूरे देश को झांसाराम से बचाया है। आज पकड़ लिया इनको, रंगे हाथों झांसा पकड़ देते। लिया, मैं क्लिप सुना दूं भाऊ, चोरी प्लीज, पकड़ा गई। प्लीज। हाथ की चालाकी झांसाराम बाबा की पकड़ी गई है, हाथ की चालाकी पकड़ी गई है, उनके मुंह गिर गए हैं, निर्लज्ज होके हाउस से बाहर चले गए, जिनको सत्ता से बाहर जाना चाहिए था। क्योंकि मैं मानता हूं कि सिंपल मेजोरिटी है, लेकिन सरकार का बिल गिरता है तो सरकार गिरती है, ऐसा माना गया है, परंपरा है। सरकार वो बिल ही नहीं लाती जो पास नहीं होता, कभी नहीं वो लाती। इसी सरकार ने एक लैंड एक्विजिशन, जब 2014 में आए थे मोदी, तो लैंड एक्विजिशन के लिए अध्यादेश निकाला था। वो अध्यादेश 6-6 महीने के बाद लैप्स होता गया, 3 बार अध्यादेश निकाला और आखिर में वो अध्यादेश कैंसिल ही हुआ। लेकिन सरकार ने बिल नहीं लाया, क्योंकि सरकार को मालूम था उनके पास इसकी मेजोरिटी नहीं थी। सरकार कई बार ऐसा भी हुआ, एक आध बिल आशीष जी बता देंगे, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूं, अब उम्र हो गई है तो, कि ऐसा भी एक बिल लाया था कि जो बिल डिस्कशन में आने के पहले ही जब शुरू ही हुआ तो वो स्टैंडिंग कमेटी को रेफर हुआ, क्योंकि सरकार को लगा, हाँ, क्योंकि सरकार को लगा कि नहीं, ये बिल पास नहीं हो सकता। लेकिन ये बिल सरकार ने स्टैंडिंग कमेटी को नहीं भेजा, विड्रॉ नहीं किया और बाकायदा वोटिंग करवाया। इसका मतलब सरकार को मालूम था कि ये वोट गिरेगा और हम निर्लज्ज है, हम नहीं जाएंगे। वो परंपराएं नहीं गाड़ी जा रही है। देखो मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, बिल गिरने के बाद भी सरकार का रहना, ये सिर्फ मोदी है तो मुमकिन है में भी हो सकता है। एक बार क्लिप्स चला दूं, और सबसे गजब ट्रीटमेंट पता है किसने दिया? इस क्लिप को चला दीजिए, फिर बताता हूं। अखिलेश यादव ने जो ट्रीटमेंट किया है वो मैं इसके बाद जरूर चर्चा में लाऊंगा। चलाइए, क्लिप चलाइए। सर लास्ट मिनट, सर लास्ट मिनट, yesterday onwards when the bill introduced itself, entire opposition demanding we want this to be in the legislation. Number 2, the constitutional protection of the delimitation to the states, number of the seats in the state should be protected. We are asking the Home Minister whether are you ready to dealing the delimitation process along with the women reservation, number 1. Number 2, if you are ready to include the number of seats in each state by in legislation by 50%, these two things, are you ready? सर अब बैठ जाओ, हो गए भाई, तेरा नेता बोल लिया। देखिए, तेरा नेता बोल लिया, ये भाषा देखिए, 2 साल क्वेश्चन। अरे बैठ जाओ गोगई साहब, 5 तारीख को काउंटिंग है यार, बैठ जाओ अभी। अरे 4 तारीख को काउंटिंग है, बैठ जाओ। मान्यवर साहब, मैं इनका जवाब देता हूं, इनको बिठा दीजिए थोड़ा माइक प्लीज। अखिलेश जी से पूछ लेना। मान्यवर, मुझे लगता है कि आपके नसीब में यस लिखा है, एक बिल पारित हो जाएगा शायद। मान्यवर वेणुगोपाल जी ने 2 चीजें करी कि एक तो 50% आरक्षण और 50% सीटें बढ़ाई जाएगी, उसको बिल में शामिल करने के लिए ऑफिशियल अमेंडमेंट लाने के लिए तैयार हो। हाजी मैं तैयार हूं।
हाँ जी तैयार हूँ। अब ये आगे देखिए, यहाँ पर क्या है खेल, ये आगे पीटीआई हाँ। का होता है खेल, यहीं पे काट दिया। इसके आगे कहा, लेकिन दूसरा जो आपने कहा मैं नहीं तैयार हूँ। ये जो क्लिप थी, यही वाली क्लिप चलाई जाएगी गोदी मीडिया पर। मैं हाँ मैं जी तैयार मैं हूँ, मैं मैं साथ तैयार हूँ। मैं और दूसरी बात कहता हूँ। हम्म, मैं दूसरी बात कहता हम्म, हूँ, यदि अमेंडमेंट ये होता है कि हर राज्य में 50% सीटें बढ़ेगी, हम्म, यही है ना? जब हर राज्य में 50% सीटें बढ़ेगी, तभी पूरे लोकसभा में भी 50% सीटें बढ़ेगी। यही हाँ फॉर्मूला हाँ है ना? तो फिर 2011 की जनगणना क्यों चाहिए अपने को? हाँ। कोई रूल ही नहीं है। हम्म। महाराष्ट्र में जो सीटें है उसकी 50% बढ़ाओ, जितनी यूपी में है उसकी 50% बढ़ाओ, तमिलनाडु में जो है उसकी 50% बढ़ाओ। नहीं नहीं, 2011 क्यों चाहिए बताता हूँ बाबू। उसके लिए हम्म। जो मतलब दर्शक भी जानना चाहेंगे, वो 2011 परिसीमन के लिए चाहिए। 1.5 गुना सीट कर दिए, लेकिन 1.5 गुना जब सीट कर देंगे तो डिलिमिटेशन होगा ना, परिसीमन होगा ना। तो परिसीमन के लिए बेस ईयर चाहिए। बेस ईयर को चाहिए आप, तो उसके लिए तो उन्होंने कहा कि कमीशन को आपने प्रोटेक्टिव कैसा बनाया, हाँ आप वो कर दीजिए। हाँ हाँ हाँ। फिर यही यदि, मेरा सिंपल सी कहना, यदि आपको जनगणना नहीं चाहिए सीटें बढ़ाने के लिए, मान लीजिए जैसे गृह मंत्री ने कहा, तो महिला के जो महिला का 33% है रिजर्वेशन, उसमें जनगणना वाला क्लॉज क्यों, डिलिमिटेशन वाला क्लॉज क्यों, महिलाओं के लिए डिलिमिटेशन क्यों चाहिए, डिलिमिटेशन चाहिए क्यों महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए जो अभी है उसी में दे दो ना आरक्षण। प्रॉब्लम क्या है अभी आरक्षण देने में? वर्तमान जो लोकसभा है उसके नंबर पर आरक्षण देने में क्या है? यह बिल 16 तारीख से यदि लागू हुआ है, 16 अप्रैल से, तो क्या आने वाले चुनाव में जो विधानसभा के होंगे वहां 33% रिजर्व होगा क्या महिलाओं के लिए? महिलाओं ने यह सवाल बीजेपी को पूछना चाहिए। यदि आपने अध्यादेश निकाल के रात को यदि तुमने नोटिफिकेशन निकाला है कि 16 अप्रैल से बिल लागू होगा, तो 16 अप्रैल के बाद जितने भी चुनाव अनाउंस होंगे, क्या उन चुनाव में 33% लागू होगा क्या? ये सवाल है। वो तो प्रोसेस ही लंबा लेटा हुआ है। वो तो तो आप हर जनगणना होगी, जगह, आप हर परिसीमन। जगह, हर जगह आप रूल बदल रहे हैं। महिला आरक्षण दे रहे हैं 33%, लेकिन जनगणना के बाद परिसीमन करके आप सीटें बढ़ाने अभी की बात कर रहे हैं 50-50%, उसको कोई जनसंख्या का कोई लेन नहीं, लेकिन वो 50% लागू करने के लिए आपको 2011 का जनसंख्या का बेस चाहिए, जनगणना का। तो फिर आपको जब सीटें 800 करनी है, तो फिर आप 1 साल और 2 साल रुकना है, और वैसा भी 2029 के चुनाव में यूज होना है। हाँ जो अभी जनगणना शुरू हो गई है, जो शुरू हो गई है जनगणना, 1 अप्रैल से प्रोसेस शुरू हुआ है, तो जनगणना जो शुरू हो गई है उसको लागू करवाइए, काम खत्म। सारा खेल डिलिमिटेशन का है। इसमें महिला आरक्षण पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और 2 दिन लोकसभा में चर्चा हुई। हाँ महिला आरक्षण का कोई लेना देना नहीं है इस चर्चा की। देश को, संसद को और हम लोगों को, सबको महिला आरक्षण में जो है उलझा के रखा। खेल डिलिमिटेशन का था। डिलिमिटेशन अपने हिसाब से करेंगे जिसको कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा। एक ऐसा आयोग की टीम जो जैसे मन होगी, मतलब मोदी जी मैप बना के दे देंगे, मोदी के मैप को कह देगी कि या गोरखपुर वहां से अब खिसक करके साउथ में चला गया है, जैसे टेक्टोनिक हाँ प्लेट्स खिसकती हैं। तो जैसे मन हाँ, करेगा, मोदी जी नई सृष्टि का निर्माण करना चाहते थे और हो गए हैं बिल्कुल बिल्कुल। फेल। काम हो गया खत्म। हम चलेंगे, लेकिन चलते चलते बता दूं, अखिलेश यादव ने जब ये कहने लगे मैं वादा करता हूं, ये जो अमित शाह, तो अखिलेश यादव खड़े हुए बीच में, कहे ये तो आप महिलाओं का हक देने की बात कर रहे हो। आप अगर ये वादा करो कि कल आप महिला प्रधानमंत्री बनाओगे, तो भी मैं आपकी बातों पर 11 साल से जितना हमने देख लिया है ना, अगर महिला प्रधानमंत्री बनाने का वादा करो तो मैं वादे पर नहीं यकीन करूंगा तुम्हारे। हम इतना, मतलब अखिलेश ने पूरे सदन में बता दिया कि सृष्टि के सबसे बड़े झूठे हैं, इन पर कभी भरोसा न करो, किसी पर भरोसा कर लो, इन पे भरोसा नहीं करना। का प्रधानमंत्री बनाने कहोगे तो हम नहीं भरोसा करेंगे, तो ये तो तुम हक देने की बात कर रहे हो। खैर, अब हमको दीजिए इजाजत। अब फिर जो है भेंट मुलाकात सुबह से नॉर्मल रूटीन पर होगी। अभी खबरें तो और
डेवलप होंगी और हमने बढ़ेंगी, हम हमने आएंगे। आशिक जी ने और हमने पहले भी कहा था, ये 3 दिन का नौटंकी का मंचन है। हमने ये तो जो नौटंकी कहा का भाऊ मंचन है। बहुत सही, वही मतलब हमेशा गर्व होता है, अपने मन में भी एक संतुष्टि होती है कि हमारे दर्शक इतने हैं लाखों की संख्या में, तो हम भी कहीं पर गलत ना। रूल खरे 66 खरे सबसे उतरते पहले हैं कहीं ना न्यूजीलैंड कहीं। पे हम लेके आए। रूल 66 का खेल सबसे पहले पूरे देश पहले में, हमने कोई नेशनल मीडिया इंटरनेशनल कोई नहीं, रूल 66 का खेल सबसे और पहले हमने खोला ये वहीं कोई पे। हम ये क्रेडिट लेने गए। हाँ, हम पत्रकार ही ऐसे हैं कि हम रात दिन उसी में लगे रहते हैं, कोई और काम है नहीं। इसलिए रूल 66 तो उसके ऊपर बात हुई। और ऐसा नहीं कि आशीष जी कोई रात को संजय संजय जैसी दिव्य दृष्टि नहीं है। आशीष जी ने कम से कम रूल 66 को बोलने के लिए पुराने तमाम अधिकारियों से बात करके 20 से 22 लोगों से बात की है। आशीष जी की डायरी देखेंगे आप जाके तो कम से कम 10 से 12 पन्ने भरे हैं, अलग अलग अधिकारियों ने क्या कहा। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन की किताब जो रेफर की गई। ऐसा नहीं हम बैठते हैं और तब जाके हमें पता पड़ा षड्यंत्र क्या है। तो मुझे गर्व है, मुझे मेरे संपादक पे गर्व है। मैं तो बाहर ट्रैवल कर रहा था, तो मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या, जब इन्होंने बोला 66, मैंने बोला अरे बाप रे, ये कहां से खेल उठा के लाए। और प्रियंका गांधी ने सही कहा कि आज चाणक्य होते तो भी गश्त खा के गिर जाते। कि कूटनीति में ऐसी भी कूटनीति आप करेंगे। तो कुल मिला के ये जुगाड़ू चाणक्य, जो अपने आप को चाणक्य कहता है, ये जुगाड़ है। 66 रूल भी जुगाड़ था, चाणक्य नहीं था, जुगाड़ था। ओंधे मुंह गिर गया, देश बच गया। मैं फिर से कह रहा हूं, देश बच गया। चाइना मॉडल पे जाते जाते बच गया। विपक्ष को साधुवाद, तमाम पूरे देश को स्पीकर को बधाई। साधुवाद, और इन देश की महिलाओं को फिर से एक बार सब माता बहनों को हाथ जोड़ के विनंती, आपका मताधिकार कहीं नहीं गया है और आपका रिजर्वेशन भी कहीं नहीं गया है। वो 16 तारीख को ही लागू हो गया, एक रात पहले, वो कहीं नहीं गया है। उसको 29 में लागू करने का काम भाई नरेंद्र मोदी जी का है और उनके छोटे भाई अमित शाह जी का है और हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आदरणीय दोनों। अब ये बिल्कुल बिल्कुल मुझे जितना बीजेपी ने बोला, रिजिजू ने बोला कि हम ये करके रहेंगे, तो अब ये जनगणना पे लगेंगे, ऐसी आशा हम करते हैं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है, मैं और आशीष जब भी कोई आशा करते हैं, निराशा ही हाथ लगती है। तो लीप देते हैं ये दोनों भाई जो गुजरात से आए हैं, मिलकर लीप देते आशा पे हमारी जीव देते हैं। हैं। खैर, इजाजत दीजिए हमें, हम फिर आएंगे, जो भी अपडेट होगा फिर लेके आएंगे। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।